नमस्कार मित्रों, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली दो क्लासों के अंदर अपन ने मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक और मृदा उर्वरता क्या होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और उस कारकों के अंदर अपन ने प्राकृतिक कारक पूरे पढ़ लिए थे और आज की क्लास के अंदर अपन कृत्रिम कारकों की बात करेंगे। कृत्रिम कारक के अंदर भी एक कारक अपन पढ़ चुके थे जिसका नाम था जलाक्रांति। तो आगे जो सेकंड कारक है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और वो आपका जो कारक है उसे अपन कहते हैं मृदा पीएच। क्या कहते हैं? मृदा पीएच। देखेंगे कि जो ये मृदा पीएच है ये कैसे प्रभावित करती है मृदा की उर्वरता को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। तो पीएच एक वह पैमाना है जो किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताता है कि वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना लवणीय है या फिर वो उदासीन है। किसके बारे में बता रहा है? किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में। और जो पीएच स्केल है, किसकी बात करें अपन? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की जो खोज है वो आपके एसपीएल सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने की थी। कब की थी? 1909 के अंदर। कब की थी? 1909 के अंदर एसपीएल सोरेनसन ने क्या की थी? पीएच स्केल की खोज। और पीएच स्केल के अंदर जो टोटल नंबर होते हैं वो 15 होते हैं और 0 से 14 के बीच में होती है, उसकी रेंज पूछे तो। और उसके बाद में पीएच स्केल की बात करें, जैसे कि अपन मृदा की बात करें, मृदा पीएच की, तो मृदा के अंदर जो पीएच है, तो ध्यान रखना पीएच जो एक औसत मृदा होती है, एक आइडियल सॉइल होती है, उसका जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 से 7.5। कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच में किसी भी मृदा का एक औसत और जो बढ़िया जो पीएच होता है, इस पीएच पर मृदा की उर्वरता वगैरह सब बेस्ट रहती है और पौधों की वृद्धि भी होती है। लेकिन जब पीएच क्या होता है, कभी कभी पीएच कम हो जाता है, कभी कभी पीएच क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इस केस के अंदर बात करेंगे, यदि मृदा का पीएच कितना है? देखो 7 पे क्या है? उदासीन। 7 पे न्यूट्रल, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एकदम बढ़िया ग्रोथ होगी। लेकिन कभी पीएच 7 से कम भी हो सकता है, तो 7 से अधिक भी हो सकता है। तो यहां पर अपन पीएच को दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो अपन ने लिखा 7 से कम। पीएच कितना होगा? पीएच आपका 7 से क्या होगा? कम। तो जब पीएच 7 से कम होगा तो वो मृदा कौन सी होगी? वो मृदा होगी अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा होगी? अम्लीय मृदा होगी। ध्यान रहे। और यदि आपको बोले कि पीएच कितना हो गया है, कि पीएच हो गया है 7 से अधिक। कितना हो गया? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक जो मृदा होती है वो कौन, उसका जो पीएच किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षारीय मृदा। किसका हो जाएगा? क्षारीय मृदा का हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन उर्वरता पढ़ रहे हैं। तो उर्वरता कैसे क्या प्रभावित होगी इसके बारे में बात करें। देखो यदि पीएच तो 7 से कम है तो मृदा कौन सी होगी? अम्लीय। और ध्यान रखना अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है? इनकी क्या होती है? कमी होती है। ध्यान रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो उर्वरता डेफिनेटली क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। उसके बाद बात करें कि सर आपने बता दिया किसकी कमी, अधिकता किसकी होगी? तो ध्यान रखना Fe फेरस, मैग्नीज और एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अम्लीय मृदा में किसकी अधिकता होती है और किसकी क्या होती है? कमी होती है। क्या क्लियर है? अब इनके जैसे कि मृदा अम्लीय होगी तो क्या हो जाएगा? कम ज्यादा होगा। और कम ज्यादा होने पर क्या होगा? मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। अब क्षारीय मृदा की बात करें कि क्षारीय मृदा में भी कौन से पोषक तो कम होंगे और कौन से अधिक होंगे। तो क्षारीय मृदा के अंदर आपके पोषकों की बात करें जैसे कि Fe है, Zn है, Mn है, ये जो आपके क्या होंगे? कम होंगे। कौन कौन से? Fe, Zn, Mn, Cu, ये जो पोषक तत्व है इनकी क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। क्लियर है? किन किन की कमी पाई जाएगी? फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर। उसके बाद आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो? बोरॉन। और साथ में आप क्या ले सकते हो? फास्फोरस। इनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी। तो ये आपके सामने पता लगा किसकी कमी पाई जाती है, किसकी अधिकता पाई जाती है। अब क्षारीय मृदा के अंदर बात करें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो इसके अंदर ध्यान रखना क्षारीय मृदा के अंदर कैल्शियम,
मैग्नीशियम और सोडियम, इन चीज का जानना। देखो यहाँ पे देखना, अम्लीय मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम की क्या है कमी, तो क्षारीय मृदा में अधिकता, और अम्लीय मृदा में आपके फेरस और एल्यूमिनियम है मैग्नीज, इनकी क्या है अधिकता, तो आपके क्षारीय मृदा में फेरस मैग्नीज इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार इनसे क्या होगी, आपकी मृदा उर्वरता क्या होती है, प्रभावित होती है। क्या क्लियर है? क्या मृदा पीएच वाला टॉपिक समझ में आ गया, कैसे उर्वरता को प्रभावित करता है। अब यहां पर आपको एक तरीका बताता हूं कि क्षारीय मृदा कहां पर पाई जाती है। देखो क्षारीय मृदा से आप ध्यान रखना, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, छोटी सी ट्रिक बताए। कौन सी मृदा? क्षारीय मृदा है ना, क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा में क्या अधिक होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, क्षार, और क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। अब जो बेस है, बेस से याद करना आप भैंस, क्या याद करोगे, भैंस। और अपन बोलते हैं ना गई भैंस पानी में, क्या बोलते हैं, गई भैंस पानी में। अब भैंस पानी में, तो पानी थोड़ी होता, कीचड़ होता है, क्या होता है, कीचड़। तो ध्यान रखना, यहां से आपको क्षारीय मृदा का एक टॉपिक क्लियर हो रहा है। देखो क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा से याद करोगे क्षार, क्षार यानी बेस, बेस से याद करोगे भैंस। अब भैंस का रंग कैसा होता है, काला, तो क्षारीय मृदा का रंग कैसा होता है, काला। उसके बाद भैंस कहां गई, पानी में, पानी थोड़ी होता कीचड़। तो जहां पर दलदल वाली, जहां पर कीचड़ वाली मृदा होती है, वहां की मृदा कैसी होती है, क्षारीय मृदा होती है। कैसी मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है। तो ये अपना कौन सा टॉपिक है, मृदा पीएच वाला टॉपिक, जो अपना किसके अंदर, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में कारक नंबर 3 है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कौन सा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं। देखो जो जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर के जो अवशेष है, अब जीव जंतु हमें पेड़ पौधे पे आ सकते हैं, यानी मैं सीधी बात करूं, सजीवों के शरीर के जो अवशेष है, जब वो मृदा में आते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको सड़ाकर गलाकर उनको जो नष्ट करते हैं, तो उनका जो अपघटन करते हैं, तो उनसे जो बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और देसी भाषा में बात करें तो खाद, जैसे गोबर की खाद, गोबर वगैरह डालते खेतों के अंदर, वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट है, FYM है, ये जो खाद है जैसे कि खलिया वगैरह है, हरी खाद है, ये किस में आते हैं, कार्बनिक पदार्थ में। अब सीधी सी बात है कि जिस खेत के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, गोबर की खाद डाल रहे हो, तो उसकी उर्वरता अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, उसकी उर्वरता भी क्या होगी, अधिक होगी। और जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी, उनकी उर्वरता भी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं एक मिनट, अपन लिख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। अब मात्रा दो प्रकार से हो सकती है, मात्रा क्या हो सकती है, ये मात्रा क्या हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, और ये मात्रा क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हुई तो मृदा उर्वरता भी क्या होगी, मृदा उर्वरता भी क्या होगी, अधिक होगी। मृदा उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। क्या क्लियर है? यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हुई तो मृदा उर्वरता भी क्या हो जाएगी, मृदा उर्वरता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या क्लियर है? क्या कार्बनिक पदार्थ वाला टॉपिक समझ में आ गया? क्या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वाला समझ में आ गया? क्या जो अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है, कारक नंबर 5, उसका नाम है, सॉरी 4, उसका नाम है फसल प्रणाली। क्या नाम है? फसल प्रणाली, जिसे अपन कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्या कहेंगे? क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली। अब क्या भाई फसल प्रणाली कैसे प्रभावित करती है? अब मान लो आप खेत में फसल लगा रहे हो, तो वो भी तो डिपेंड करेगा ना, फसल चक्र जिसको अपन कहते हैं। यदि उसमें आप अलग अलग प्रकार की फसलों की बुआई कर रहे हो तो मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। अब आप एक ही प्रकार की फसल को बार बार बुआई कर रहे हो तो मृदा के अंदर कुछ विशेष पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे उस फसल की जो उर्वरता है, उत्पादकता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मृदा की उर्वरता भी क्या हो जाएगी, कम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे कि मान लो आप कोई एक चीज ले रहे हो, अब मान लो जिसको जैसे कि आपने लगा रहे हो, आप इसके अंदर बाजरा ही लगा रहे हो समझो, या मक्का लगा रहे हो, तो जो मक्के को जो पोषक तत्व चाहिए, जो बाजरे को चाहिए, मृदा से वही ले पाएंगे। बाकी पोषक तत्व मृदा में बने रहेंगे और उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
तो फसल प्रणाली भी क्या करती है, मृदा उर्वरता को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो क्या लिख सकते हैं, लगातार एक ही प्रकार की फसल की बुआई करने पर मृदा की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। मृदा की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। ये लगातार आप एक ही प्रकार की फसल की बुआई करोगे तो क्या आएगी, कमी आएगी। इसलिए फसल चक्र की आपको बात करेंगे, फसल चक्र क्या होता है। तो फसल चक्र जितनी भी मृदा फसलें होती है, फसलों को क्या करना, एक निश्चित भूभाग के अंदर अदल बदल कर बोना, उसे क्या कहते हैं, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन या क्या कहते हैं, सस्यावर्तन। अब ये सारे टॉपिक तो अपन कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आप जो भी 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी है जिनका परसों 22 तारीख मंडे को एग्रीकल्चर का पेपर है बोर्ड का, तो इनके लिए अपन संडे को एक लाइव क्लास लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर अपन एग्रीकल्चर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नों को विथ डिटेल के अंदर विथ आंसर अपन सोल्व करेंगे। और टाइम रहेगा आपका सुबह 11 बजे, 11 बजे अपन लाइव आएंगे। तो सारे जो जितने भी 12वीं के विद्यार्थी एक बार जुड़ जाना। मैं इतना कह सकता हूं, यदि आपने इस क्लास में जुड़ गए तो आपका पेपर एकदम 100% में कह रहा हूं एकदम अच्छा होगा। और बाद में आप कहोगे वास्तव में सर आपने जो बताया, जो आपने पढ़ाया, पेपर उसके ही आसपास घूम रहा था। बाकी ज्यादा तो अपन ऑनलाइन क्लास पे अपन दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना जरूर कह सकता हूं, जो बताऊंगा उसमें से आपका फर्स्ट डिवीजन क्या 80 से 90% आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो कल सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलिए। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा 11 बजे लाइव क्लास मिलेगी। तो नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो नेक्स्ट कारक की अपन बात करें तो नेक्स्ट कारक है आपका मृदा जुताई का ढंग एवं समय। नेक्स्ट 5वां कारक कौन सा है, मृदा जुताई का ढंग एवं समय। ढंग एवं समय यानी आप मृदा के अंदर क्या कर रहे हो, जुताई कर रहे हो। जुताई कर रहे हो तो उसका क्या तरीका है, किस तरीके से कर रहे हो और किस समय पे कर रहे हो। यानी कहने के मतलब यदि आपने जुताई बहुत ज्यादा कर ली, मृदा की जुताई क्या कर ली, मृदा के अंदर ज्यादा कर ली, तो मृदा का तापमान बढ़ जाएगा। जब मृदा में तापमान बढ़ जाता है तो मृदा में उपस्थित जितने भी कार्बनिक पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मृदा में तापमान बढ़ा तो मृदा में जितने भी पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, जिससे भी कार्बनिक पदार्थों की जो अपघटन की दर है वो धीरे हो जाएगी, जिससे भी पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगी, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अधिक जुताई करने पर मृदा का तापमान, अधिक जुताई करने पर मृदा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और साथ ही जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। तो ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कौन सा था, कारक नंबर 5, जो किसको प्रभावित करा था, मृदा उर्वरता को। तो अपने मृदा उर्वरता का टॉपिक यहाँ पर अपना क्या होता है,
कंप्लीट होता है। यानी मृदा, सबसे पहले अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ना पड़ा मृदा उर्वरता क्या होती है ना, उसके बाद में अपन उसके अंदर पढ़ा था कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो, एक तो प्राकृतिक और कृत्रिम। अपने प्राकृतिक कारक पढ़े, प्राकृतिक कारक के अंदर कौन कौन से, सबसे पहले अपन ने पढ़ा पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ क्या होते हैं, जिनसे मृदा का निर्माण होता है, जो उसको अपन कहते हैं चट्टान। अब जैसे चट्टान होगी वैसे क्या बनेगी, मृदा बनेगी। जैसे माता पिता होते हैं उसके संतान भी क्या होती है, वैसे ही होती है, उनमें उसके लक्षण आते हैं, उनके गुण आते हैं। अब हो सकते हैं यारी दोस्ती के चक्कर में कोई बिगड़ जाए, अलग बात है। तो मृदा भी ऐसे बिगड़ जाती है, जैसे आप वो अपनी क्रियाविधि के कारण अपने कुछ एक्स्ट्रा उनके ऊपर कोई अपशिष्ट पदार्थ या कोई जहरीले पदार्थ डालते तो उनकी भी उर्वरता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद है मृदा आयु। मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। स्थलाकृति, तो स्थल की आकृति मैंने बताया था, ऊंचाई क्षेत्र वाली मृदा कम उपजाऊ होगी, नीचे वाली क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि बारिश के साथ में वर्षा जल जब बह के आता है ऊपर से नीचे तो वहां से क्या लेके आता है, पोषक तत्वों को भी लेके आता है। उसके बाद अपने तापमान के बारे में पढ़ा, क्या तापमान कैसे प्रभावित करता है, मृदा के भौतिक कारण, भौतिक दशाएं पढ़ी कि कैसे क्या प्रभावित कर सकती है। उसके बाद में अपन ने मृदा प्रोफाइल की गहराई पढ़ी और मृदा अपरदन पढ़ा। उसके बाद में कृत्रिम कारक पढ़े, कृत्रिम कारक के अंदर अपन ने जलाक्रांति पढ़ी। उसके बाद में अपन ने मृदा पीएच पढ़ा, फसल प्रणाली पढ़ी। उसके बाद में फसल के मृदा की जुताई का ढंग और समय देखा अपन ने। तो ये कारक अपन ने देखा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा देखी। इसी के साथ में अपना कौन सा टॉपिक खत्म होता है, मृदा उर्वरता। अपना टॉपिक कौन सा, मृदा उर्वरता और उत्पादकता दोनों चल रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन किसकी बात करते हैं, मृदा उत्पादकता की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक, मृदा उत्पादकता, उत्पादकता, सोइल प्रोडक्टिविटी। क्या मृदा उत्पादकता क्या होती है। देखो आपके जो 12वीं बोर्ड वाले विद्यार्थी है इनके लिए लगभग यहां से एक प्रश्न आता है, फिक्स आना है कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर को स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर है। तो पहले अपने मृदा उर्वरता पढ़ ली, अब पढ़ेंगे उत्पादकता, फिर अपन अंतर करेंगे। और जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो उनके यहां से ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है या कौन सा कृत्रिम कारक है या कौन सा नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न भी यहां से देखने को मिलता है। इसलिए ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब उत्पादकता क्या होती है, अब उत्पादकता को अपन कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कितना क्या होगा। यानी आपने खेत के अंदर फसल तो लगा ली, अब लगाने से थोड़ी होता है, फसल को आप उसके अंदर निराई गुड़ाई करते हो, सिंचाई करते हो, उसके अंदर आप प्लांट प्रोटेक्शन जैसे कि रोग है, कीट है, खरपतवार, इनका भी क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। यानी प्रॉपर एक आप लगभग 3 से 4 महीने के अंदर पूरी आप तपस्या करते हो, तब जाके आपको उसकी उपज प्राप्त होती है और उसी को अपन क्या कहते हैं, उत्पादकता। तो उत्पादकता क्या होती है, यानी जो आप बोल रहे हो उससे जो आपको जो उपज मिल रही है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, उत्पादकता। अब उत्पादकता को किस तरीके से नापा जा सकता है इसके बारे में बात करें तो उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर के अंदर नापते, किसमें नापते हैं, इसका उत्पादकता क्या होती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। क्या होगा, प्रति हेक्टेयर प्राप्त उत्पादन, यानी जिसको अपन क्या कहेंगे, जो आपको उपज मिली है इसे अपन क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं उत्पादकता का यदि मापन की बात करें तो इसका मापन किसमें करते हैं, रुपए में करते हैं। यानी जैसे कि अब मैं दो आपको एग्जांपल देता हूं। आपके दोनों दो किसान हैं, एक ए और एक बी, दोनों के पास भूमि बराबर है, इसके भी पास 2 हेक्टेयर है और इसके भी पास 2 हेक्टेयर है। अभी रबी का सीजन चल रहा है, तो एक किसान था इसने तो लगाया जीरा और जो बी किसान था इसने तो लगाया गेहूं। क्लियर है। अब इस एग्जांपल से मैं आपको यह समझाऊंगा कि उत्पादकता रियल में क्या होती है। अब एक ने देखो जमीन दोनों के पास बराबर है 2-2 हेक्टेयर, एक ने लगाया जीरा एक ने लगाया गेहूं। अब मान लो जिसने गेहूं लगाया है उसका उत्पादन हो गया 2 हेक्टेयर के अंदर मान लो 20 क्विंटल, कितना हो गया, 20 क्विंटल हो गया। और जिसने जीरा लगाया उसका मान लो उत्पादन हो गया आपके 12 क्विंटल हो गया, या मान लेते हैं 10 क्विंटल हो गया। कितने क्विंटल हो गया, 10 क्विंटल इसका क्या हो गया, उत्पादन हो गया। तो आप मेरे को बताओ तो इनमें से दोनों किसानों में से किसकी उत्पादकता ज्यादा है, ए की या बी की। तो सीधी सी बात है सर, आपने लिखा है कि प्रति हेक्टेयर प्राप्त उत्पाद या उपज, तो उपज इसके पास कितना है 20 क्विंटल, इसके पास कितना है 10 क्विंटल। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर, बी किसान की उत्पादकता क्या है, ज्यादा।
बिल्कुल गलत। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उत्पादकता को नापते किसमें है? यदि इसके मापन की बात करें अपन, इसका मापन करते हैं रुपए के अंदर। किसके अंदर करते हैं? रुपए के अंदर। यानी उसको कितने रुपए मिले हैं, कितने रुपए उसको मिले हैं, ध्यान रखना, इसके अंदर क्या करते हैं? इसका मापन करते हैं, है ना, रुपए। अब देखो, तो मार्केट में आपको पता हो तो जीरे का जो भाव है वो ज्यादा है, गेहूं का भाव क्या है? कम। अब मान लेते हैं जीरे का भाव कम से कम नहीं तो 300 रुपए तो आज भी चल रहा है। 2 साल पहले लगभग 650 भी गया था, लेकिन आज मैं एवरेज, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि इसका लगभग 300 रुपए 1 किलो की रेट है। 1 kg की कितने रुपए है? 300 किलो, फिर 300 रुपए किलो। अब मेरे को बताओ तो फिर 1 क्विंटल की रेट कितनी होगी? बताओ देखें। तो एक देखो 300 है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, गुणा करते हो लगभग 30,000। यानी एक बोरी के 1 क्विंटल को इसको 30,000 मिले तो 10 क्विंटल के इसको पैसे मिलेंगे लगभग 3 लाख। कितने मिलेंगे? 3 लाख। तो जो एक किसान है इसके पास कितने पैसे आए? 3 लाख। अब बी किसान की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं की ज्यादा 27-28 रुपए, लेकिन अपन एवरेज 30 रुपए मान के चले, तो गेहूं की कितने रुपए? 30 रुपए। जब गेहूं के 30 रुपए है तो बताओ एक बोरी के कितने होंगे? तो एक बोरी के 3,000। 10 बोरी के कितने होंगे? 30,000। 20 क्विंटल के कितने होंगे? 60,000। तो इसके पास कितने रुपए आए? 60,000। कितने रुपए मिले इसको? 60,000। क्लियर है? अब इसको मिले 3 लाख, इसको मिले 60,000। अब बताओ किसको ज्यादा लाभ हुआ, किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ? जमीन वही, टाइम वही, फसलें दोनों क्या है? अलग अलग। तो ये किस पर डिपेंड किया? ये बाजार, ये मार्केट का जो वैल्यू है, मार्केट की जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में मार्केट का भी सबसे बड़ा रोल आएगा, बाजार की क्या मांग है उसके ऊपर भी क्या आएगा। तो यहां पर आपको सीधी सी बात, इसलिए किसकी उत्पादकता ज्यादा है? ए की ज्यादा है, न कि बी की। क्या आपको ये वाला समझ में आया क्या? यानी उत्पादकता किस में नापेंगे? रुपए के अंदर के उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये अपने यहां पर क्या करेंगे? देखेंगे। क्लियर है? तो इसके मापने का जो मेन जरिया है वो क्या है? मेन जरिया है इसके रुपए। इसको किस में नापेंगे? रुपए के अंदर नापेंगे। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको मृदा उत्पादकता के बारे में थोड़ा समझ में आ रहा है कि रियल में मृदा उत्पादकता होती क्या है। क्लियर है? आगे बात करें तो इसका मापन किस में करेंगे? रुपए में या फिर प्रति हेक्टेयर उपज। प्रति हेक्टेयर उपज के अंदर इसका क्या करेंगे? मापन करेंगे। लेकिन दोनों से बेस्ट कौन सा है? जो रुपए वाला है ये क्या है? बेस्ट। तो क्या होगी कि मृदा के अंदर जैसे कि जो आपने फसल बोई उससे आपको जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, कितने रुपए की फसल हुई है, कितना उत्पादन, उसी को क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहते हैं। अब आपके सामने एक और मैंने कोटेशन रखा था पिछली क्लास के अंदर, अपन ने फर्स्ट क्लास जब ली थी उसके अंदर मैंने कहा था जितनी भी सभी उर्वर मृदाएं उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जितने भी उत्पादक मृदाएं है वो सारी कैसी होती है? उर्वर होती है। यानी यदि किसी मृदा में उत्पादन अच्छा हुआ इसका मतलब मृदा अच्छी थी, उसकी उर्वरता क्या थी? अच्छी थी। लेकिन यदि किसी मृदा की उर्वरता अच्छी है तो ये जरूरी नहीं है कि उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि उत्पादन के लिए मृदा एक, जो केवल मृदा एक काम की नहीं है, और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जैसे आपकी जब सब कुछ अच्छा है लेकिन फसल में रोग लग गया, कीट लग गए, जंगली जानवरों ने उसको खराब कर दिया, तो आपको उपज कहां से मिल जाएगी? तो केवल मृदा उपज को यानी उत्पादकता के ऊपर डिपेंड निर्भर नहीं करेगी। आ रही बात समझ में? यानी उत्पादकता के लिए आपकी मृदा उर्वरता केवल एक अकेली जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए और भी फैक्टर्स देखने पड़े। हाँ, ये जरूर है कि यदि उत्पादन अच्छा हुआ है तो मृदा उर्वर होगी, तभी हुआ है, अदरवाइज नहीं होता है। क्या क्लियर है? तो अगले पर बात करेंगे मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी बात करेंगे, प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो पहला मैंने अभी बता दिया, मृदा उर्वरता। यदि किसी मृदा की उर्वरता अच्छी हुई तो उसकी उत्पादकता भी क्या होगी? अच्छी होगी। और यदि किसी की उर्वरता अच्छी नहीं है तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी नहीं है। यानी एक तो बंजर भूमि है और एक खेती वाली भूमि है। यानी एक जैसे कि आप काली मिट्टी जैसे कि बांसवाड़ा, कोटा, इधर की भूमि में फसल करो, बुआई करो, और एक आप रेगिस्तान में चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, वहां की भूमि के अंदर फसल उगाओ आप, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सी मृदा अच्छी है और कौन सी मृदा अच्छी नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला कारक है वो कौन सा कारक है? वो है मृदा उर्वरता।
कौन सा है? मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता क्या होता है, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने इससे पहले 2 क्लासें और आ रखी है, उन क्लासों को देखोगे तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि मृदा उत्पादकता क्या होती है। तो मैं सीधी सी बात है, यदि हम किसी मृदा की उत्पादकता उर्वरता क्या है? कम, तो उसकी जो उत्पादकता होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। यदि किसी मृदा की उर्वरता क्या है? उर्वरता अधिक है, तो उसकी उत्पादकता भी क्या होगी? अधिक होगी। क्या क्लियर है? क्या आपको ये पहला कारक समझ में आ रहा है? क्या मृदा उर्वरता उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक, पहला कारक कौन सा? आपकी मृदा उर्वरता। क्लियर है? अब दूसरे कारक के अंदर अपन बात करें और कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो उस दूसरे कारक के अंदर बात करें अपन, तो वो हो सकता है बाजार यानी मार्केट। अब मार्केट कैसे प्रभावित करेगा? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक किसान के पास, दोनों के पास जमीन बराबर थी, लेकिन एक ने जीरा लगाया था और एक ने क्या लगाया था? गेहूं लगाया था। तो जीरे वाले को प्रॉफिट ज्यादा हुआ था और गेहूं वाले को क्या हुआ था? कम हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट डिमांड ज्यादा, जीरे की मार्केट डिमांड ज्यादा थी और उसकी क्या थी? कम थी। तो सीधी सी बात है, वहां से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। दूसरा कारक कौन सा है? मृदा, सॉरी कौन सा है? बाजार। तो बाजार में जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी क्या होगी? उत्पादकता ज्यादा होगी। आ रही बात है? अब ये जो एक आपको बात, जैसे कि अपने बात करें उसकी कीमत की, है ना, कि कीमत किसकी कैसे जो रेट होती है वो कैसे उसकी बढ़ती है घटती है। तो रेट आपके समानुपाती होती है मांग के, डिमांड के। यदि किसी की डिमांड ज्यादा है तो उसकी रेट भी क्या होगी? कीमत भी क्या होगी? ज्यादा। ध्यान रखना। अब डिमांड कब ज्यादा होगी यह भी ध्यान रखना। यदि किसी की जो मांग है, अपन बात करते हैं सप्लाई की, मांग व्युत्क्रमानुपाती होती है सप्लाई की। सप्लाई ने अपन जिसे क्या कहते हैं? आपूर्ति। यदि कोई चीज मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, उसकी मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसी की मार्केट में सप्लाई कम है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, उसकी रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये बात है ना। अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रख देता हूं। जैसे बात करें अपन, जैसे कि एक तो अपन ने गेहूं लिया, अब गेहूं की सप्लाई बहुत ज्यादा है, गेहूं मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो उसकी रेट कम। अब दूसरे अपन इसी के अंदर बात, जैसे कि अपन ने अफीम की बात कर लो। आप पहली बात तो अफीम की खेती करना क्या है? गैर कानूनी, इसके लिए सरकार का लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी अफीम की कम से कम ऐसे ब्लैक मार्केट में रेट लगभग हाई जाती नहीं जाती है। तो क्यों जाती? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम, यानी मार्केट में क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसकी कीमत क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसलिए मृदा उत्पादकता किस पे डिपेंड करेगी? आपके बाजार पर भी क्या करेगी? डिपेंड करेगी। और मृदा उत्पादक पर जो तीसरा कारक है वह मृदा की भौतिक दशा। कौन सी है? मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, यदि भौतिक दशा क्या होगी? अच्छी होगी, तो वो मृदा कैसी होगी? तो वो मृदा कैसी होगी? वो मृदा उर्वर होगी। यदि मृदा उर्वर होगी तो उसकी जो उत्पादकता है, वो उत्पादकता भी क्या होगी? उसकी अधिक होगी। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो भौतिक दशा वाला भी क्लियर है। उसके बाद बात करें मृदा की स्थिति, यानी आपकी मृदा कहां पर है, वो भी तो डिपेंड करेगा। एक आपकी मृदा सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और एक सिटी के पास में है, तो सीधी सी बात है यहां पर जो उपज होगी, प्रॉफिट होगा, सिटी के पास वाले को ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब वो मार्केट में बेचने तो मार्केट में ही जाएगा, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, शहर के जो पास वाली जमीन होती है उसकी कीमतें भी ज्यादा होती है, तो उस तरीके से भी इसका क्या प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है। तो अगला जो चौथा कारक होगा वो कौन सा होगा? मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति। और इस स्थिति के अंदर अपन लिखेंगे शहर के निकटतम मृदा की उत्पादकता क्या होती है? अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान में
रखना है। ये कारक नंबर कौन सा हो गया? 4। अगले कारक की अपन बात करें तो अगला कारक हो जाएगा यातायात, ट्रांसपोर्ट। तो नंबर 5 पे कौन सा हो जाएगा? यातायात। कौन सा हो जाएगा? यातायात। अब यदि मान लो आपकी जो मृदा है, आपकी जो खेत है वो शहर के पास में, उसके पास आसपास बड़ा शहर है, नजदीक है, तो वहां से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का जो आपका अतिरिक्त जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। यदि मान लो आपकी जो भूमि है वो जो शहर से दूर है, तो वहां से उस उत्पाद को शहर तक लाने के लिए आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होगा? आपकी जो उसमें उत्पादकता क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपको पैसा मिल रहा है उसका जो कुछ हिस्सा है प्रॉफिट का, वो किस में चला जाएगा? वो किरायों में चला जाएगा। क्या क्लियर है? अगले कारक की अपन बात करें नंबर 6 पे, तो वो जो कारक है नंबर 6 पे वो हो जाएगा अन्य कारक की बात करें। कौन से कारक? अन्य कारक। अब अन्य कारक कौन कौन से? तो अन्य कारक के अंदर आपके सबसे नंबर 1 पे मैं ले रहा हूं रोग ले लिए, नंबर 2 पे आपने कीट ले लिया, नंबर 3 पे आपने ले लिया खरपतवार ले लिए, नंबर 4 पे आपने जंगली जानवर ले लिए, जंगली जानवर ले लिए। उसके बाद अपन ले सकते सिंचाई भी तो ले सकते, इसके अंदर सिंचाई है। तो ये जो कारक है ये भी मृदा उत्पादकता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि आपकी फसल बहुत अच्छी हो रही है ना, ग्रो बहुत अच्छी कर ली है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसमें कोई कीट लग गया, कीड़ा वगैरह लग गया, जैसे अपन बात करें एक टिड्डा होता है, खरीफ का टिड्डा जैसे बोलते हैं अपन, जैसे कि सिस्टोफर का गिरगिटिया, ये क्या करते हैं? जो टिड्डी दल आता है तो जब तक किसी खेत में घुस जाता है ना, तो पूरे खेत को तबाह करके चलता है, यानी उसको पूरा मिट्टी में मिला देता है, वो काम करता है। तो उसके बाद में रोग है, तो यदि रोग फैल गया तो आपको पता ही है कि रोग, जैसे कि आलू में पछेती अंगमारी रोग हुआ था, जिसके कारण आयरलैंड के अंदर भयंकर अकाल आया था। वही बंगाल के अंदर बात करें, बंगाल के अंदर चावल के अंदर आपका एक अंगमारी हुआ था, भूरी पत्ती दबा रोग हुआ था, उससे भी क्या हुआ था? भयंकर वाला क्या आया था? अकाल आया था। तो रोग भी क्या करते? प्रभावित करते हैं। खरपतवार तो पता ही है आपको, सर्वाधिक नुकसान कौन करते हैं? खरपतवार करते हैं। क्या होते हैं खरपतवार? के जो अवांछित पौधे होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। जंगली जानवर तो आपको पता ही है, जैसे कि सुअर वगैरह है, नील गाय वगैरह है, या फिर जो आवारा पशु है, वो भी क्या कर सकते? फसल को क्या कर सकते? नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में सिंचाई कैसे? तो आपके पास में सब कुछ अच्छा है, फसल वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिंचाई के स्रोत नहीं है, पानी का अभाव हो गया, या बारिश नहीं हुई, जिससे भी क्या होगी? फसल की उत्पादकता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। तो ये कौन से कारक है? मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या क्लियर है? उसके बाद में जो अगला जो अपना, देखो अपन ने पढ़ लिया मृदा उर्वरता पढ़ ली, अपन ने मृदा उत्पादकता पढ़ ली। अब इन दोनों में क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर अपन कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में। क्या क्लियर है? और तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर। तो एक तरफ अपन लिखेंगे मृदा उर्वरता, और एक तरफ अपन क्या लिखेंगे? मृदा उत्पादकता। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। 2 से 3 नंबर का प्रश्न यहां से देखने को मिल सकता है कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर कीजिए। अब मृदा उर्वरता क्या होती है? तो मृदा उर्वरता को बता दिया कि पौधों मृदा की वो क्षमता जो पौधों को क्या प्रदान करवाती है? पोषक तत्व प्रदान करवाती है। तो क्या लिख सकते हैं? मृदा की वह क्षमता जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या करती है? पोषक तत्व प्रदान करती है। इसे अपन क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता। और उत्पादकता क्या होती है? तो प्रति हेक्टेयर प्राप्त उपज, प्रति हेक्टेयर प्राप्त जो उपज होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। उसके बाद में अंतर नंबर 2 की बात करें तो आपको पता है
कि मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है लेकिन ध्यान रखना मृदा उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, यानी आप किसी मृदा के अंदर, यानी मृदा से आप उसकी प्रयोगशाला में जांच करके ये नहीं बता सकते पहले कि इसमें इसका उत्पादन कितना होगा। क्लियर है? हालांकि उत्पादक उर्वरता की जांच कर सकते हो कि मृदा में कौन सा पोषक तत्व कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितना है, किसकी कितनी क्या कमी है, लेकिन ये कतई ज्ञात नहीं कर सकते कि अभी आप जैसे कि आपने खेत की मृदा इकट्ठा की, उसके सैंपल लिए और प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जाके गए कि लो साहब जांच करो, देखे इस बार मैं गेहूं की फसल लगा रहा हूं, बताओ कितनी क्या उपज होगी, तो इसको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते। क्या क्लियर है? उसके बाद अपन बात कर सकते हैं कि जो उर्वर मृदा होती है क्या उत्पादक हो सकती है, क्या उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। क्या क्लियर है? इसके अंदर बात करें कि उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है। कैसी होती है? उर्वर होती है, यानी जो उत्पादक मृदा होगी हमेशा कैसी होगी? उर्वर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन आगे कुछ 2-3 अंतर की और अपन बात करें कि आगे और कौन कौन से अंतर है जो इनके बीच अपन पढ़ेंगे। तो अपन बात करें जैसे कि आर्थिक मांग है, जैसे कि बाजार की मांग है, परिवहन की सुविधा है। उसके बाद अपन बात करें मृदा की स्थिति, जिससे मृदा उर्वरता का कोई संबंध नहीं है। भले बाजार की डिमांड क्या है, भले यातायात की सुविधा कैसी हो, उससे मृदा उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बताया उत्पादकता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगला इसमें क्या लिखेंगे अपन, आर्थिक मांग परिवहन खेत ओब्लिक मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति। उसके तो अपन बात कर सकते कि बाजार की बात कर सकते हो, आदि का मृदा उर्वरता से कोई संबंध नहीं है, यानी इनसे कुछ भी नहीं होगा मृदा उर्वरता का। आगे इसके अंदर बात करें कि जैसे कि अपन बात की आर्थिक मांग, परिवहन खेत या मृदा की स्थिति, बाजार आदि का संबंध मृदा उत्पादकता से है। किससे है? मृदा उत्पादकता से है। क्या क्लियर है? आगे अपन बात करें कि मृदा उर्वरता का मापन किसमें करते हैं। तो मृदा उर्वरता का मापन अपन जैसे कि एनपीके किसमें करते हैं? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में करते हैं। तो ध्यान रखना इसका मापन किसमें करेंगे? केजी प्रति हेक्टेयर।
क्यों? क्योंकि इसमें किसकी मात्रा निकालते हैं अपन? एनपीके की क्या निकालेंगे? मात्रा निकालेंगे। एनपी के साथ में और भी हो सकते हैं टोटल, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो इसमें लगभग 12 एलिमेंट्स की जांच की जाती है, तो उसमें जैसे कि मेन कौन से एनपीके ही होते हैं अपने अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि एनपीके कितनी मात्रा है मृदा के अंदर, तो उसकी वो मात्रा किसमें आएगी? किलोग्राम के अंदर। कितनी है या कम है या कितना डालना है, सब किसमें आएगा? किलोग्राम के अंदर। लेकिन अपन बात करें किसकी? उत्पादकता की, तो इसका जो मापन है, इसका मापन है वो किसमें करेंगे? वो होता है रुपए के अंदर या फिर उपज प्रति हेक्टेयर। इसमें लिखेंगे उपज प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। क्या क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में अपने जो टॉपिक हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता क्या होता है खत्म होता है। अपन ने दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ा, अपन ने इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, फिर इसके इन दोनों के अंदर अपने क्या अंतर होता है वो देखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बात, जो 12वीं की वापस बता रहा हूँ, जो 12वीं के विद्यार्थी है जिनका परसों सोमवार को एग्रीकल्चर का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर अपन कल सुबह 11 बजे लाइव आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो पेपर उसके इर्द गिर्द घूमेगा। यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है, 12वीं के अंदर आपको एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोर करना है, तो कल 11 बजे लाइव में जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।